समय की बात है। एक छोटे से गांव के लोग खेती करके अपना जीवन बिताते थे। उसी गांव में मनोहर अपनी बूढ़ी माँ गायत्री के साथ रहता था। मनोहर की एक बड़ी बहन भी थी। उसकी शादी के लिए मनोहर ने गांव के साहूकार शंभुनाथ से कर्ज लिया था। पिता की मृत्यु के बाद पूरे घर की जिम्मेदारी मनोहर के कंधों पर आ गई थी। मनोहर एक छोटा किसान था। वो अपने खेत में जी तोड़ मेहनत करता था, लेकिन हर बार किसी न किसी कारण उसकी कद्दू की फसल खराब हो जाती थी। इसी वजह से वो हमेशा दुखी रहता था। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी मुझे अपनी मेहनत का फल क्यों नहीं मिलता? क्या मेरी किस्मत में सिर्फ कर्ज ही लिखा है? हर बार सिर्फ मेरी ही फसल क्यों खराब होती है? आसपास के किसान मुझसे कम मेहनत करते हैं, फिर भी उनकी फसल अच्छी होती है, लेकिन मेरी मेहनत हर बार बेकार चली जाती है। इस तरह मनोहर अपनी किस्मत को लेकर भगवान से शिकायत कर रहा था। दूसरी ओर उसकी माँ गायत्री की तबीयत भी कई दिनों से खराब चल रही थी। पैसों की तंगी के कारण मनोहर अपनी माँ का इलाज भी नहीं करवा पा रहा था। एक दिन, माँ आप ठीक तो है ना? चलिए माँ, अब बहुत हो गया, हम गांव के वैद्य जी के पास चलते हैं। आप कब तक ऐसे ही तकलीफ सहती रहेंगी? अरे बेटा, तू ये क्या कह रहा है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पहले से ही तेरे ऊपर इतना कर्ज है, मेरी वजह से और बोझ मत बढ़ा। तू मेरी चिंता मत कर। माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं आपका बेटा हूँ। आपकी देखभाल करना मेरा फर्ज है। चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं आपका इलाज जरूर कराऊंगा। नहीं बेटा, मुझे कहीं नहीं जाना। भगवान करे इस बार तेरी कद्दू की फसल बहुत अच्छी हो, हमारा सारा कर्ज उतर जाए। बस उसी दिन मैं पूरी तरह ठीक हो जाऊंगी। अच्छा माँ, आप तो मानेंगी नहीं। अगर आपको नहीं जाना है तो मत जाइए। मैं वैद्य जी के पास जाकर आपके लिए दवाई लेकर आता हूँ। थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। इतना कहकर मनोहर घर से निकल गया। वह अपनी माँ के लिए दवाई लेने वैद्य जी के पास पहुंचा। उसके पास जितने भी पैसे थे, उन्हीं से उसने दवाई खरीदी। फिर वो घर लौटकर अपनी बीमार माँ को समय पर दवाई देने लगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। फसल बोने का समय आ गया। एक दिन मनोहर पूरे मन से अपना खेत जोत रहा था। वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहा था, हे भगवान, इस बार मेरी लाज रख लेना। मेरी कद्दू की फसल खराब मत होने देना, ताकि मैं साहूकार शंभुनाथ का कर्ज चुका सकूं, वरना मैं पूरी तरह बर्बाद हो जाऊंगा। मेरी माँ जीते जी टूट जाएंगी। मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखना प्रभु। इस तरह मनोहर खेत जोतते हुए भगवान से प्रार्थना करता रहा। पूरा दिन कड़ी धूप में मेहनत करने के बाद वो घर लौट आया। माँ, मैंने पूरा खेत जोत दिया। देखना, इस बार हमारी कद्दू की फसल बहुत अच्छी होगी। सब कुछ ठीक हो जाएगा। साहूकार का कर्ज भी उतर जाएगा और आपका इलाज भी अच्छे से हो जाएगा। भगवान तुझे हमेशा तरक्की दे बेटा। काश ऐसा ही हो जाए। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि भगवान ने मुझे तेरे जैसा मेहनती बेटा दिया। मुझे पूरा विश्वास है भगवान इस बार तेरी मेहनत जरूर रंग लाएगा। समय धीरे धीरे बीतने लगा। मनोहर की बोई हुई कद्दू की फसल अब बड़ी हो चुकी थी। पूरा खेत हरे भरे पौधों से भर गया था। फसल को देखकर मनोहर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अरे वाह, भगवान तेरा लाख लाख शुक्रिया। इस बार मेरी कद्दू की फसल सबसे अच्छी होगी। मुझे इस बार बहुत अच्छा मुनाफा मिलेगा। अब मेरा सारा कर्ज उतर जाएगा।
खुशी खुशी मनोहर अपने घर लौट आया। कई दिनों बाद उस रात उसे चैन की नींद आई। लेकिन अगली सुबह जब वो अपने खेत पर पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरे खेत की कद्दू की फसल जंगली जानवरों ने बर्बाद कर दी थी। रातों रात उसकी सारी मेहनत मिट्टी में मिल चुकी थी। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी फसल, मेरी सारी कद्दू की फसल बर्बाद हो गई। क्या मेरी किस्मत में हमेशा यही लिखा है? मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? अब मैं साहूकार शंभूनाथ का कर्ज कैसे चुकाऊंगा? मैं क्या करूं, कहां जाऊं, किससे मदद मांगूं? मनोहर काफी देर तक खेत में बैठा रोता रहा। फिर उसने खुद को संभाला और अपने मित्र रामलाल के पास जाने का फैसला किया। रामलाल गांव का लोहार था। वो खेती के औजार बनाया करता था। मनोहर उसके पास पहुंचा। मैं बर्बाद हो गया रामलाल, अब मैं क्या करूं? मैं इस जिंदगी से तंग आ गया हूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे क्या हुआ मनोहर भैया, आप इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो? क्या बात हो गई? क्या बताऊं भैया, तुम्हें तो पता ही है मेरी किस्मत ही खराब है। हर बार की तरह इस बार भी मेरी कद्दू की फसल बर्बाद हो गई। पता नहीं रात में जंगली जानवर कहां से आ गए, उन्होंने मेरी पूरी फसल नष्ट कर दी। मेरे पास अब एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची, ऊपर से माँ का इलाज भी करवाना है। समझ नहीं आ रहा कि अब सब कैसे होगा। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ मनोहर भैया, लेकिन आप चिंता मत करो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। आपकी माँ के इलाज के लिए मैं कुछ पैसे दे देता हूँ, इससे आपकी थोड़ी मदद हो जाएगी। नहीं नहीं रामलाल भाई, मैं अब और कर्ज का बोझ नहीं उठा सकता। पहले से ही बहुत कर्ज है, अब और नहीं। अरे भैया, ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं ये पैसे कर्ज समझकर नहीं दे रहा, छोटे भाई की तरफ से मदद समझकर रख लो। तुम्हें मुझे लौटाने की भी जरूरत नहीं है, बस मेरा मान रख लो। रामलाल की बातें सुनकर मनोहर भावुक हो गया। उसने पैसे ले लिए। बहुत बहुत धन्यवाद रामलाल भाई, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। इतना कहकर मनोहर घर लौट आया। उसने सारी बात अपनी माँ गायत्री को बताई। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो हमारी? हम पर थोड़ा तो रहम करो। कोई बात नहीं बेटा, देखना अगली बार हमारी कद्दू की फसल जरूर अच्छी होगी। तू बस मेहनत करता रहे। वो सब तो ठीक है माँ, लेकिन आपकी तबीयत भी दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। मैं अभी वैद्य जी को बुला कर लाता हूँ। सबसे पहले आपका इलाज जरूरी है। इतना कहकर मनोहर वैद्य जी को बुलाने चला गया। थोड़ी देर बाद वो वैद्य जी को अपने साथ घर ले आया। वैद्य जी ने गायत्री की अच्छी तरह जांच की, फिर कुछ दवाइयां देते हुए बोले, मनोहर बेटा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने जो दवाई दी है उसे समय पर देते रहना। धीरे धीरे गायत्री पूरी तरह ठीक हो जाएंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वैद्य जी। इतना कहकर वैद्य जी वहां से चले गए। अगले दिन रामलाल फिर मनोहर के घर आया। क्या हाल है भैया, अब माँ कैसी हैं? समय पर दवाई दे रहे हो ना? हाँ रामलाल भाई, वैद्य जी ने कहा है कि धीरे धीरे माँ ठीक हो जाएंगी। मैंने कहा था ना, तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। माँ तो ठीक हो जाएंगी, लेकिन साहूकार शंभूनाथ का कर्ज कैसे चुकाऊंगा? मेरी कद्दू की फसल तो पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। देख भैया, जहां तक मुझसे होगा मैं तेरी मदद जरूर करूंगा। नहीं भाई, अब मुझे और शर्मिंदा मत करो। तुम पहले ही मेरे लिए बहुत कुछ कर चुके हो, अब और नहीं। अच्छा, तो मेरी एक बात मान,
हमारे गांव के सेठ धनाराम के पास जा। वो बहुत अच्छे इंसान हैं। जब मुझे पैसों की जरूरत पड़ी थी तब उन्होंने ही मेरी मदद की थी। वो तेरी भी जरूर मदद करेंगे। रामलाल की बात सुनकर मनोहर ने कुछ देर तक सोचा। आखिरकार उसने सेठ धनाराम से मिलने का फैसला कर लिया। वो सीधे धनाराम की हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली पहुंचकर उसने आदर से प्रणाम किया। राम राम सेठ जी। राम राम बेटा, आओ बताओ कैसे आना हुआ, और तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों लग रहा है? क्या बात है, खुलकर बताओ। ऐसी कोई बात नहीं सेठ जी, बस वो। अरे बेटा, इतना घबरा क्यों रहे हो? जो भी बात है साफ साफ बताओ। फिर मनोहर ने अपनी पूरी कहानी धनाराम को सुना दी। उसकी बातें सुनकर धनाराम भी दुखी हो गए। देखो मनोहर, मैं तुम्हारा दुख अच्छी तरह समझता हूँ। तुम्हारे ऊपर कर्ज भी बहुत ज्यादा है, लेकिन इस साल मेरे व्यापार में भी काफी घाटा हुआ है। इस वजह से मेरे पास भी पहले जितने पैसे नहीं बचे। मैं तुम्हारी थोड़ी मदद तो कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारा पूरा कर्ज नहीं चुका सकता। इतना कहकर धनाराम ने मनोहर को कुछ पैसे दिए। मनोहर ने उनका धन्यवाद किया और पैसे लेकर घर की ओर लौट गया। रास्ते भर वो सोचता रहा। चलो कुछ तो पैसे मिल गए, लेकिन इतने पैसों से पूरा कर्ज नहीं चुक पाएगा। एक काम करता हूँ, जो पैसे मिले पहले वही साहूकार शंभूनाथ को दे देता हूँ, बाकी का इंतजाम बाद में करूंगा। ये सोचकर मनोहर सीधे साहूकार शंभूनाथ की हवेली पहुंच गया। मनोहर को देखकर शंभूनाथ मुस्कुराने लगा। अरे आओ मनोहर, कैसे आना हुआ? कहीं पैसे लेकर तो नहीं आए हो? वैसे पैसे आए कहां से होंगे? इस बार भी तुम्हारी कद्दू की फसल तो बर्बाद हो गई थी। जी साहूकार जी, मैं कुछ पैसे लेकर आया हूँ। पूरे पैसे तो नहीं जुटा पाया, लेकिन जितने हैं पहले वही आपको दे देता हूँ, बाकी भी जल्द लौटा दूंगा। अरे वाह, इतने पैसे कहां से ले आए? कहीं चोरी वोरी तो नहीं की? क्योंकि तुम्हारी फसल से तो एक पैसा भी नहीं मिला होगा। नहीं साहूकार जी, मैंने कोई चोरी नहीं की। बहुत मुश्किल से ये पैसे इकट्ठा किए हैं, बाकी पैसे भी जल्द चुका दूंगा। अच्छा, पहले ये पैसे इधर दे और कान खोलकर सुन ले। बाकी के पैसे भी जल्दी लौटा देना, वरना अपनी जमीन मेरे नाम कर देना। और याद रखना, अब तेरे कर्ज का ब्याज 2 गुना हो चुका है। इन थोड़े पैसों से कुछ नहीं होने वाला। साहूकार की बातें सुनकर मनोहर का दिल टूट गया। वो चुपचाप पैसे देकर वापस घर लौट आया। अब उसके और उसकी माँ के पास खाने तक के पैसे नहीं बचे थे। यही सोचते सोचते रात हो गई। मनोहर देर तक जागता रहा। हे भगवान, बाकी पैसों का इंतजाम कैसे करूं? मेरे पास तो खाने तक के पैसे नहीं बचे। मैं साहूकार का कर्ज कैसे चुका पाऊंगा? इन्हीं चिंताओं के बीच मनोहर की आंख लग गई। गहरी नींद में उसे एक अजीब सपना दिखाई दिया। सपने में उसने एक साधु बाबा को एक गुफा में तपस्या करते देखा। साधु बाबा उसकी ओर देखकर बोले, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे पास आओ, मुझसे आकर मिलो। ये सुनते ही मनोहर घबरा गया और उसकी आंख खुल गई। अरे ये कैसा अजीब सपना था? वो साधु बाबा कौन थे और मुझे अपने पास क्यों बुला रहे थे? लगता है मेरा दिमाग ही ठीक से काम नहीं कर रहा। सुबह होते ही मनोहर फिर से अपने कर्ज और परेशानियों के बारे में सोचने लगा। कुछ देर बाद वो अपनी माँ के पास गया। माँ, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। क्या हम जो सपने देखते हैं वे सच भी हो सकते हैं? क्या नींद में दिखाई देने वाली बातें कभी वास्तविक होती हैं? क्या हुआ बेटा, तू ऐसी बातें क्यों पूछ रहा है? क्या तुझे कोई सपना आया था? हाँ माँ, कल रात मैंने एक साधु बाबा को देखा। वो एक गुफा में बैठकर तपस्या कर रहे थे। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया। सच कहूं तो मैंने उन्हें पहले कभी नहीं देखा, ना ही उस गुफा को। क्या सच में तुझे कोई साधु दिखाई दिए?
क्या तू सच बोल रहा है? हाँ माँ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। लेकिन साधु बाबा का नाम सुनते ही आप इतनी सोच में क्यों पड़ गई? हाँ बेटा, शायद वही साधु हैं जिनकी कभी तेरे पिता ने जान बचाई थी। क्या मेरे पिता ने उनकी जान बचाई थी? फिर क्या हुआ माँ? उस समय उन साधु महाराज ने तेरे पिता से एक वचन दिया था। कैसा वचन माँ? आप अचानक चुप क्यों हो गईं? बताती हूँ बेटा, थोड़ा धैर्य रख। उन्होंने तेरे पिता से कहा था, आज तुमने मेरे प्राण बचाए हैं, मैं ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। जब भी तुम्हें या तुम्हारे परिवार को किसी भी प्रकार का संकट आएगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। माँ की बातें सुनकर मनोहर सोच में पड़ गया। अगर ऐसा था तो फिर हमारी कद्दू की फसल हर बार क्यों बर्बाद हुई? हमने इतनी परेशानियां क्यों झेली? एक मुसीबत खत्म भी नहीं होती कि दूसरी सामने आ जाती है। मुझे तो लगता है उन्होंने सिर्फ झूठा वचन दिया था। नहीं बेटा, तेरा सपना यूं ही नहीं हो सकता। तुझे उस गुफा को ढूंढना होगा और उन साधु महाराज तक पहुंचना होगा। मुझे पूरा विश्वास है वही तुझे सही रास्ता दिखाएंगे। माँ की बातें सुनकर मनोहर काफी देर तक सोचता रहा। फिर उसने निर्णय ले लिया। ठीक है माँ, अगर आपको विश्वास है तो मैं उन साधु महाराज को ढूंढने जरूर जाऊंगा। मेरे सपने के अनुसार वो गुफा किसी घने जंगल में थी, शायद हमारे गांव के पास वाले जंगल में। इतना कहकर मनोहर जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल धीरे धीरे और भी घना होता जा रहा था। चलते चलते अचानक उसकी नजर एक लोमड़ी पर पड़ी। वो लोमड़ी बेहोशी की हालत में जमीन पर पड़ी थी। मनोहर उसके पास गया। अरे, इस लोमड़ी को क्या हो गया? ये इस हालत में जमीन पर क्यों पड़ी है? मेरी मदद करो, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। प्यास के कारण मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। कृपया कहीं से पानी लाकर मुझे पिला दो। अरे, तुम बोल कैसे सकती हो? भला कोई जानवर इंसानों की तरह कैसे बोल सकता है? ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं अभी पानी लेकर आता हूं। इतना कहकर मनोहर पानी की तलाश में निकल गया। थोड़ी दूर जाने पर उसे एक तालाब दिखाई दिया। उसने पानी भरकर वापस लाकर लोमड़ी को पिलाया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन तुम इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? यहाँ तक तो कोई इंसान कभी नहीं आता। दरअसल बात ये है। इसके बाद मनोहर ने अपनी पूरी कहानी लोमड़ी को सुना दी। सब कुछ सुनने के बाद लोमड़ी मुस्कुराई। अच्छा, तो तुम उन साधु महाराज की खोज में निकले हो। मुझे पता है वो कहाँ रहते हैं। मैं इस पूरे जंगल से अच्छी तरह परिचित हूँ। आओ मेरे साथ चलो। इस तरह लोमड़ी आगे आगे और मनोहर उसके पीछे चलने लगता है। काफी दूर चलने के बाद एक पुरानी सी गुफा दिखाई देती है। मनोहर उसके अंदर जाता है। वो देखकर चौंक जाता है। उसके सामने वही साधु बैठे तपस्या कर रहे थे जो उसे सपने में दिखाई दिए थे। अरे, ये तो वही साधु हैं जिन्हें मैंने अपने सपने में देखा था। मतलब माँ सच कह रही थी। थोड़ी देर बाद साधु ने अपनी आंखें खोली। प्रणाम साधु महाराज, कहीं मैंने आपको परेशान तो नहीं किया? तुम बहुत भोले हो बच्चा। मेरी साधना खराब ना हो इसीलिए तुम इतनी देर तक चुप रहे। मैं बहुत खुश हुआ। अच्छा हुआ तुम आ गए। साधु महाराज, मेरे मन में बहुत सवाल चल रहे हैं। आप मुझे रात सपने में दिखाई दिए थे और आपने मुझे यहाँ आने को कहा था। हाँ, मैं सब जानता हूँ मनोहर। तुम्हें स्वप्न भी मेरी वजह से ही दिखा। तुम्हारी सारी परेशानियां मुझे पता हैं। बहुत पहले मैंने तुम्हारे पिता को एक वचन दिया था कि तुम्हें या तुम्हारे परिवार पर कोई भी मुसीबत आएगी तो मैं उसे दूर करूंगा। ये सब सुनकर मनोहर बहुत खुश हुआ।
साधु महाराज, मेरी फसल हर बार खराब हो जाती है और मेरे सिर पर बहुत सारा कर्ज भी आ गया है। अगर कर्ज नहीं चुका पाया तो जमीन और घर से भी हाथ धोना पड़ेगा। तुम चिंता मत करो बेटा, मैं तुम्हें कुछ बैंगन के जादुई बीज देता हूँ। इन्हें जाकर अपने खेत में बो देना, देखना इससे तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। फिर साधु महाराज मनोहर को एक छोटी सी पोटली में वो जादुई बीज देते हैं। मनोहर साधु बाबा का धन्यवाद करके अपने घर की तरफ लौट आता है। घर पहुंचकर उसने सारी बात अपनी माँ को बताई। मैंने कहा था ना बेटा, वो साधु महाराज हमारी जरूर मदद करेंगे। अरे माँ, उन्होंने तो ये बैंगन के बीज दिए हैं। भला इससे हम धनवान कैसे बनेंगे और कैसे गुजारा करेंगे? तू इतना क्यों सोच रहा है? साधु महाराज ने जितना कहा है उतना कर। ये कोई साधारण बैंगन के बीज नहीं लगते। तू इन्हें आज ही खेत में जाकर बो दे। ठीक है माँ, मैं अभी इन्हें खेत में बो देता हूँ। फिर मनोहर अपने खेत में गया और उन जादुई बीजों से अपना खेत जोतने लगा। मनोहर बड़ी मेहनत और लगन से अपना खेत जोत रहा था। थोड़ी ही देर में वो अपना पूरा खेत जोत देता है। चलो, पूरा खेत अच्छे से जोत दिया है। हे भगवान, इस बार मेरी फसल अच्छी हो जाए। इसके बाद वो घर लौट जाता है। रात हो जाती है। अगली सुबह जब मनोहर अपने खेत पर गया तो सामने का नजारा देखकर वो काफी खुश हो गया। उसके खेत में रातों रात बैंगन के पौधे उगाए थे और उन पर बड़ी बड़ी बैंगन लगे हुए थे। अरे ये क्या, इतनी जल्दी ये बैंगन के पौधे कैसे उग गए? इसका मतलब ये जादुई बीज बहुत शक्तिशाली हैं। इसी हिसाब से मेरी फसल होती रही तो मैं इन्हें बेचकर सारा कर्ज चुका दूंगा और अपनी माँ को सुखी जीवन दे पाऊंगा। तेरा लाख लाख शुक्र है भगवान। मनोहर ने सारे बैंगन तोड़े और उन्हें बाजार ले जाकर बेचने लगा। बैंगन ले लो, बैंगन ताजे और बहुत ही स्वादिष्ट बैंगन ले लो। उसके बैंगन सबसे अलग थे, बड़े भी और ताजे भी। उन्हें देखकर लोगों की भीड़ जमा होने लगी। देखते ही देखते कुछ ही देर में उसके सारे बैंगन बिक गए और उसे काफी अच्छा मुनाफा हुआ। ऐसे ही दिन बीतते गए। कुछ ही दिनों में मनोहर बहुत सारे पैसे जमा कर लेता है। वो पैसे लेकर सीधा उस लालची साहूकार के पास जाता है। साहूकार जी, आपके सारे पैसे का इंतजाम हो गया है। अच्छा, इतनी जल्दी इतने सारे पैसे कहां से आ गए तुम्हारे पास? ऐसा क्या किया तुमने? कहां से आएंगे साहूकार जी, किसान हूँ, खेती करके ही आए हैं। ये सुनकर साहूकार शंभुनाथ हैरान रह गया और मन ही मन सोचने लगा, मैं तो हर बार इसकी फसल खराब कर देता था, इस बार इसकी फसल कैसे हो गई, वो भी इतनी जल्दी? ये कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, ये झूठ बोल रहा है शायद। कहाँ खो गए साहूकार जी? नहीं नहीं, लाओ मेरे पैसे लाओ, अब तुम जा सकते हो यहाँ से। कर्ज के सारे पैसे सूद समेत देकर मनोहर अपने घर आ गया। वो बहुत खुश था। उधर साहूकार सोचने लगा, अरे ये कैसे हो सकता है? भला एक दिन में फसल आ जाना? कुछ तो गड़बड़ है, मुझे इसका पता लगाना होगा। आखिर माजरा क्या है? असल में साहूकार शंभुनाथ ही हर बार मनोहर की फसल खराब कर देता था ताकि वो कभी कर्ज न चुका पाए और उसकी सारी जमीन उसकी हो जाए। लेकिन इस बार रातों रात फसल हो गई थी। ये देखकर साहूकार हैरान था। रात होते ही शंभुनाथ मनोहर के खेत में गया। वहां उसने बड़े बड़े बैंगन के पौधे देखे। अरे ये क्या, इतने सारे बैंगन के पौधे? इसने पहले तो कभी इसकी खेती नहीं की। एक ही खेत में इतने बड़े बड़े बैंगन, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे इस मनोहर के बच्चे पर नजर रखनी पड़ेगी।
उस दिन के बाद साहूकार मनोहर के घर पर नजर रखने लगा। एक दिन उसने मनोहर और उसकी माँ की बातें सुन ली। वे दोनों जादुई बैंगन की बीजों की बात कर रहे थे। ओह अच्छा, ये बात है। इसके पास जादुई बैंगन के बीज हैं, जिससे रातों रात इसकी फसल तैयार हो जाती है। कैसे भी करके मुझे इन बीजों को चुराना होगा। इस तरह साहूकार मौका तलाशने लगा। एक दिन गायत्री कहीं बाहर गई हुई थी और मनोहर बैंगन बेचने गया हुआ था। मौका देखकर साहूकार घर में घुसा और कुछ जादुई बीज चुरा लिए। फिर उसने अपने नौकरों से अपने खेत में भी वे बीज बो दिए। माँ, भगवान ने हमारी सुन ली। इन जादुई बीजों ने तो कमाल कर दिया। रातों रात अच्छी फसल हो जाती है और लोगों को भी बहुत पसंद आ रही है। ऐसे ही चलता रहा तो हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। हाँ बेटा, भगवान करे तुझे और तरक्की मिले। जब सुबह हुई तो साहूकार ने देखा कि उसका खेत वैसा का वैसा ही था। अरे, ये कैसे हो सकता है? मैंने भी तो वही जादुई बीज बोए हैं। मेरे खेत में तो कुछ नहीं हुआ। उधर मनोहर अपने बैंगन लेकर बाजार पहुंच गया। आइए आइए, एकदम ताजे बैंगन ले लो। तभी वहां उसका दोस्त रामलाल आ गया। अरे मनोहर भाई, तुम ये बैगन कब से बेचने लगे? इसकी खेती कब शुरू की? भैया, बस ऊपर वाले की मेहरबानी है। इससे मेरा सारा कर्ज भी चुक गया। ये तो बहुत अच्छी बात है मनोहर भैया। लाओ, मुझे भी 1 किलो बैगन दे दो। बहुत दिनों से बैंगन का भरता नहीं खाया। हाँ हाँ भैया, ले जाइए। जितने चाहिए उतने ले जाइए। और पैसे देने की भी जरूरत नहीं है, आप तो अपने हैं। वहीं खड़ा खड़ा साहूकार शंभुनाथ ये सब देख रहा था। उसे अब मनोहर से जलन होने लगी थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन अगले दिन जब साहूकार अपने खेत में जाकर देखता है तो उसके खेत में भी बहुत से बैंगन के पौधे उगाए थे। ये देखकर साहूकार बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह, आखिरकार मेरे खेत में भी बैंगन उगाए। अब मैं इन्हें खुद नहीं बेचूंगा, बल्कि छोटे व्यापारियों को दूंगा, जिससे मुझे ज्यादा मुनाफा होगा। मनोहर बेटा, अब तेरी उल्टी गिनती शुरू। साहूकार सारे बैंगन सेठ हुकुमचंद को बेच देता है। ये लो सेठ हुकुमचंद, इस बार इन्हें बेचकर तुम्हें बहुत मुनाफा होगा। जाओ जाओ, मुझे याद करोगे। लेकिन तुमने इन बैंगनों की खेती कब की? इतनी जल्दी इतने सारे बैंगन कहां से आ गए? तुम सिर्फ आम खाओ, गुठलियां मत गिनो। ये सुनकर सेठ हुकुमचंद वहां से चला गया और बाजार में बैंगन बेचने लगा। जब रामलाल ने सेठ हुकुमचंद को बैंगन बेचते देखा तो वो उसके पास गया। वाह वाह, इस बार बैंगन का धंधा भी शुरू कर दिया। वैसे आपको इतने सारे बैंगन कहां से मिले? अरे लेना है तो लो, नहीं तो बकवास मत करो और चलते बनो। ये सुनकर रामलाल सोच में पड़ गया और वहां से चला गया। बड़ी अजीब बात है, मनोहर ने बैंगन की खेती की और बिल्कुल वैसे ही बैंगन ये सेठ हुकुमचंद बेच रहा है। इन व्यापारियों का कुछ नहीं हो सकता। अब ये सब मनोहर से ही पूछना पड़ेगा। इतना कहकर वो मनोहर के घर गया। अरे भाई मनोहर, एक बात बता, तूने सेठ हुकुमचंद को बैंगन बेचे थे क्या? नहीं, मैंने तो ऐसे किसी को बैंगन नहीं बेचे। वो तो आए ही नहीं, मैं उन्हें क्यों बेचूंगा? अरे आज मैंने देखा कि बाजार की दूसरी तरफ सेठ हुकुमचंद तेरे जैसे ही बैंगन बेच रहा था। ये सुनकर मनोहर सोच में पड़ गया। अच्छा, ऐसी बात है। हो सकता है वो किसी दूसरे बाजार से लाकर बेच रहे हो, इसका मुझे नहीं पता। ऐसे ही वो दिन बीत गया। अगले दिन सुबह जैसे ही सेठ हुकुमचंद ने देखा कि उसके सारे बैंगन सड़ चुके हैं, उसका चेहरा गुस्से से लाल पीला हो गया। जिन जिन लोगों ने उससे बैंगन खरीदे थे, उनके बैंगन भी सड़ गए। इस साहूकार शंभुनाथ ने मुझे मूर्ख बनाया। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। अभी जाकर इसकी खबर लेता हूँ। गुस्से में वो साहूकार शंभुनाथ की हवेली पहुंच गया। साहूकार जी, आप मेरे साथ ऐसा करेंगे मैंने सोचा नहीं था। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं ही मिला था आपको मूर्ख बनाने के लिए। अरे अरे, क्या हुआ? ऐसे क्यों बोल रहे हो? इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? गुस्सा नहीं तो क्या करूं? तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है। जो बैगन तुमने मुझे दिए थे वे सारे सड़ गए। अरे
ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने तो ताजे तोड़ कर दिए थे, इतनी जल्दी कैसे खराब हो सकते हैं? वो सब मुझे नहीं पता, नुकसान तो मेरा हुआ है। अच्छा, मेरे साथ खेत में चलो, वहीं से तुम्हें ताजे बैंगन तोड़कर देता हूँ। पैसे देने की भी जरूरत नहीं है, हो सकता है गर्मी के कारण सड़ गए हो। फिर साहूकार सेठ हुकुमचंद को अपने खेत में ले गया। वहां का नजारा देखकर साहूकार के पैरों तले जमीन खिसक गई। खेत के सारे बैंगन के पौधे सड़ चुके थे। हाय राम, ये कैसे हो गया? कल तो सब ठीक था, अचानक ये क्या हो गया? अरे तुम्हारी नीयत में ही खोट है साहूकार, तुम्हारी बुरी नीयत की वजह से पूरा खेत ही सड़ गया। साहूकार शंभुनाथ पूरी तरह आग बबूला हो गया और सीधा मनोहर के घर पहुंचा। वो जोर जोर से आवाज लगाने लगा। मनोहर, अरे ओ मनोहर, बाहर निकल, कहाँ छिप कर बैठा है, बाहर निकल। अरे क्या हुआ साहूकार जी, आप इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हैं? ज्यादा भोला बनने का नाटक मत कर मनोहर, तुमने ही मेरे खेतों के साथ छेड़छाड़ की है ना। देखिए साहूकार जी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मुझे पता है कि आप मेरे घर में चोरी छिपे घुसे थे और मेरे जादुई बीज चुराए थे, फिर भी मैंने आपसे कुछ नहीं कहा और अब उल्टा आप मुझ पर ही इल्जाम लगा रहे हैं। ये सुनकर साहूकार हक्का बक्का रह गया। मैंने कोई बीज नहीं चुराया, अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इतना कहकर साहूकार वहां से चला गया और दिन ऐसे ही बीतते गए। मनोहर रोज बाजार में जाकर बैंगन बेचने लगा। देखते ही देखते अपनी मेहनत और ईमानदारी की बदौलत वो गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया। वो गांव के दूसरे जरूरतमंद किसानों की मदद भी करने लगा। जो लोग पहले उसे तुच्छ समझते थे, अब उसी की इज्जत करने लगे। कुछ ही समय में मनोहर ने एक बड़ी सी हवेली बनवा ली। उसकी हवेली पूरे गांव में सबसे सुंदर थी, लेकिन मनोहर का स्वभाव बिल्कुल नहीं बदला। वो अब भी उतना ही सरल और दयालु था। वहीं दूसरी तरफ साहूकार शंभुनाथ ये सब देखकर अंदर ही अंदर जलने लगा। अरे ये कैसे हो सकता है? जो मनोहर कल तक कर्ज में डूबा था, आज इतना अमीर बन गया। एक दिन साहूकार मनोहर की हवेली के बाहर खड़ा होकर उसे देख रहा था। तभी मनोहर ने उसे देख लिया। आइए आइए साहूकार जी, अंदर आइए ना। साहूकार बड़े संकोच में था, लेकिन फिर अंदर चला गया। मनोहर, तुमने ये सब कैसे किया? साहूकार जी, ये सब मेहनत और ईमानदारी का फल है। जब इंसान सच्चे दिल से काम करता है तो भगवान भी उसका साथ देते हैं। साहूकार को अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसे याद आया कि कैसे वो हर बार मनोहर की फसल खराब करता था और लालच में आकर उसने जादुई बीज भी चुरा लिए थे। मनोहर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। जो हो गया उसे भूल जाइए साहूकार जी। अगर आप सच में बदलना चाहते हैं तो अब से अच्छे काम कीजिए। साहूकार की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन के बाद उसने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया। अब मनोहर पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन चुका था। उसकी कहानी हर कोई सुनाता था कि कैसे एक गरीब किसान ने अपनी मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई से अपनी किस्मत बदल दी। इस तरह मनोहर की जिंदगी खुशियों से भर गई। जहां पहले दुख और गरीबी थी, वहीं अब सुख, सम्मान और समृद्धि।